लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जेट एयरवेज के संकट की। जेट एयरवेज की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आज बैंकों से अंतरिम फंडिंग नहीं मिली तो जेट का ऑपरेशन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। हालांकि अभी भी जेट मैनेजमेंट और बैंकों के बीच बैठकों का दौर जारी है, बातचीत जारी है। हमारी संवाददाता निधि राय जुड़ गई है जो पल पल पर नजर रखे हुए हैं। निधि, शाम हो चली है, 5 बजने वाले हैं। क्या उम्मीद है आज बैठक में फंडिंग पर मोहर लग पाएगी या फिर जेट के विमान आज ग्राउंड हो जाएंगे? विपिन, इसको 2 भागों में इस पूरी कहानी को बांटना पड़ेगा। दिल्ली से ये खबर निकल के आ रही है कि जेट ने अपनी तरफ से, जेट के मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से एक अपडेट भेजा है पीएमओ में। उन्होंने ये बताया कि क्या रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है यहाँ पे इस समय मुंबई के हेडक्वार्टर्स में ये हो रहा है कि मीटिंग अभी भी चल रही है। मीटिंग में अभी भी ये डिस्कशन चल रहा है। जेट नहीं चाहता है अपने ऑपरेशन को ठप करना, वो चाहता है कि उनको इंटरिम फंडिंग मिल जाए और किसी तरीके से कम जो फ्यूल चार्जेस हैं वो दे सकें। उनका ये कहना है कि जो ये 1500 करोड़ की फंडिंग की जो बात हम लोग इंटरिम फंडिंग की बात कर रहे हैं, जो एसबीआई ने बोला था कि वो देने को रेडी थे, उन्होंने कहा 1500 करोड़ से हम ये नहीं बता सकते आपको कि वो फ्यूल में पैसे चले जाएंगे या सैलरीज में चले जाएंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ पायलटों से बात कर रहे थे, उन पायलटों ने ये बताया कि 23 पायलट हैं जिन्होंने आज अपनी तरफ से अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है। पायलटों ने नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी है, मगर जेट मैनेजमेंट ने बहुत ही क्लियर बोल दिया है कि वो कम से कम 5 फ्लाइटों को वो एक्टिव रखना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से ऑपरेशन को नहीं बंद करना चाहते हैं, मगर अगर वो बंद नहीं करना चाहते तो इंटरिम फंडिंग आएगी कहां से? सारा मसला यहाँ पे फंसा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी उनकी बात चल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी उनसे अपडेट मांगी है। उनसे ये पूछा गया है कि क्या है नेक्स्ट, आपका कॉल टू एक्शन क्या होने वाला है, आप आगे क्या करने वाले हैं। इसी के साथ साथ डीजीसीए ने भी बाकी की भी एयरलाइन कंपनियों से, एक तरह से बोल सकते हैं कि स्पिल इफेक्ट है ये, बाकी की भी एयरलाइन कंपनियों से बात की है। उनको बोला गया है कि कम से कम अपने फेयर रखिए, जितना आपको जरूरी है उतना ही फेयर रखिए। यहाँ पे सुबह कुछ यात्री भी आए थे, काफी गुस्से में थे वो, क्योंकि उन्होंने 7-8 हजार रुपए के टिकट खरीदे, उनके टिकट कैंसिल हो गए हैं, रिफंड नहीं मिल रहे हैं उनको। कभी वो यहाँ आ रहे हैं, कभी वो T3 के एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनकी फ्लाइट का क्या होगा, उनके पैसे का क्या होगा। तो कुल मिला जुला के अगर सबसे बुरी अगर किसी की हालत है तो इस समय ग्राहकों की है जिन्होंने अपने टिकट कटवाए थे, दूसरी पायलटों की और क्रू की है जिनको पता नहीं है कि उनकी सैलरी आएगी कि नहीं, उनको नौकरी ढूंढनी है कि नहीं, क्योंकि कंपनी जेट की तरफ से हमेशा उनको ये बोला जा रहा है कि हम अभी हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, मगर अगर आप हैं तो हमारी सैलरी कहां से आएगी, ये उनका सवाल बना हुआ है। राइट, तो बड़े सवाल हैं और जेट के अस्तित्व पर ही इस समय बड़ा सवाल लगा हुआ है। बैठकों पर बैठक हो रही है, लेकिन जेट को जो संजीवनी चाहिए, जो 1500 करोड़ रुपए चाहिए, वो अभी तक निश्चित नहीं है कि कब मिलेंगे। ये बात जरूर आज मैनेजमेंट ने कही कि अगर आज शाम तक नहीं मिलते हैं तो ग्राउंड हो जाएगी पूरी एयरलाइन। 6-7 विमानी ऑपरेशन में है, वो भी खड़े हो जाएंगे। पायलट्स ने भी कह दिया, इस्तीफे की बात कर रही थी निधि अभी, और सबसे बुरी हालत जो है वो आम यात्रियों की है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी फ्लाइट अब जाएगी कि नहीं जाएगी, और अगर पैसे उन्हें वापस चाहिए तो कैसे और कब तक मिलेंगे। हालांकि डीजीसीए ने दूसरी एयरलाइंस को अनुरोध किया है कि वो इस मौके पर अनाप शनाप किराए ना बढ़ाएं, टिकट की जो कीमत है वो एक दायरे में रखें। हालांकि एयरलाइन कम होने की वजह से, जेट के ऑपरेशन डाउन होने की वजह से बाकी एयरलाइनों पर लोड फैक्टर बढ़ा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया निधि इस पूरी जानकारी के लिए। इधर विप्रो ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ही 32 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी है। कंपनी 325 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेगी। नतीजों की बात करें तो एबिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है और आय में भी सुस्ती आई है। विप्रो के नतीजों का पूरा हालचाल बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। तो आशीष, नतीजों पे पहले बात कर लें, कैसे आए हैं? देखिए, जहां तक विप्रो की परफॉर्मेंस की बात है, चौथी तिमाही के नंबर्स तो आपको मिले जुले नजर आएंगे, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग है। जहां तक Q4 के ग्रोथ मोमेंटम की, डॉलर आय में उछाल की बात है, हम उम्मीद कर रहे थे 1.7% तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिलेगा, पर दरअसल 1.4% का उछाल देखने को मिल रहा है। पर हां, यह जरूर है कि मार्जिन में बाजार उम्मीद थी कि 1% से ज्यादा का दबाव होगा, उसका आधा, करीब 50-55 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कमजोर होते हुए नजर आए। और इस कमजोरी के पीछे ध्यान रखें, सिलेक्टिवली विप्रो ने अपने कुछ कर्मचारियों को की वेतन बढ़ाई थी एट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसका इंपैक्ट बाजार को पता था। तो जहां तक Q4 का परफॉर्मेंस है,
रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ी सी मायूसी और मार्जिन बेहतर, तो इसलिए मैंने कहा मिले जुला परफॉर्मेंस। पर दिक्कत यह है कि विप्रो अपने पीयर से लगातार कमजोर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। चाहे वो Q4 की बात हो, जब इन्फोसिस और TCS 2 से 3% का उछाल दिखा रहे हैं, उसके सामने विप्रो 1.5% से कम की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। साथ साथ आने वाली तिमाही, क्योंकि विप्रो एक क्वार्टर आगे की गाइडेंस देता है, तो Q1 FY20 के लिए भी दिक्कत भरी गाइडेंस है। बाजार उम्मीद थी कि 0 से 2% ग्रोथ की बात करेंगे, यानी कि नो ग्रोथ से 2% उछाल शायद रेवेन्यूज में अगले क्वार्टर में आएगा। पर जो गाइडेंस आई है वो -1% से +1% की है, यानी कि शायद निगेटिव ग्रोथ हो सकती है, दबाव देखने को मिल सकता है, से लेकर 1% की ग्रोथ हो सकती है। यह दिक्कत भरा है। यह दिखा रहा है कि आगे भी चैलेंजेस विप्रो को लेकर कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। और ध्यान रखें, यह स्टॉक पिछले एक साल में 30% तक का उछाल दिखा चुका है पिछले 2 क्वार्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, पर वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हुई है। ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बाजार के लिए। पर हां, ये जरूर है कि लोअर लेवल्स पे स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 325 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के जरिए 10,500 करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे। तो शायद लोअर लेवल्स पे सारे के सारे लोग बायबैक के लिए, भाव के लिए बाजार में स्टॉक खरीदने उतरे, क्योंकि ध्यान रखें आज की क्लोजिंग से 15 से 16% प्रीमियम पर यह बायबैक होता हुआ नजर आएगा। तो परफॉर्मेंस के लिए आज से डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन बायबैक शायद लोअर लेवल्स पे स्टॉक को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जी, शुक्रिया आशीष इस पूरे एनालिसिस के लिए। लेकिन आज बाजार से बढ़िया खबर आई है। 9 सत्रों के बाद बाजार ने आज नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है। सेंसेक्स करीब 370 अंक चढ़कर 39,275 पर टिका, तो अब तक का उच्चतम स्तर है सेंसेक्स का। वहीं निफ्टी 97 अंकों की मजबूती के साथ 11,787 पर बंद होने में कामयाब रहा, यानी अब 11,800 के बेहद करीब। बैंक शेयर में आज जबरदस्त एक्शन दिखा, खासकर निजी बैंकों ने, जिनके सहारे बैंक निफ्टी ने 425 अंकों की बढ़त आई। लेकिन छोटे मझोले शेयरों में आज सुस्ती का कारोबार देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। आज ऑटो और तेल गैस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और अब रुक करेंगे चुनावी खबरों का। तो चुनावी सीजन में नेताओं की गंदी बात पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग सख्त एक्शन के ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आरोप लगा है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार के किशनगंज में एक रैली में मुस्लिमों से कहा कि वो अगर एकजुट होकर वोट करेंगे तो मोदी सुलट जाएंगे। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। भड़काऊ बयानों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जाग गया है, अब लगता है कि आयोग को शक्ति मिल गई है। इसी के साथ भड़काऊ बयानों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला देने से मना कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ताओं को जरूरी लगे तो वो बाद में केस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि कल ही आयोग ने नेताओं के बयानों पर कोर्ट के सामने लाचारी जताई थी। फिर कोर्ट की फटकार के बाद मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इधर आजम खान पर चुनाव आयोग के बैन को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने दलित और मुस्लिम विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मायावती और आजम खान पर बैन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की जा रही है। मायावती जी की और आजम खान साहब को बैन करके ये लगता है कि कमजोरों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज को दबा लेंगे, तो ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की या उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की जाने अनजाने मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट को वो लगातार दूसरी बार लड़ रहे हैं। नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक बड़ा रोड शो भी किया। रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कलराज मिश्र, जेडीयू नेता केसी त्यागी भी शामिल रहे। नामांकन से पहले गृहमंत्री ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन भी किए।
इधर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी जयपुर से अपना पर्चा भर दिया है। नामांकन के वक्त उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री राठौर और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2014 में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीता था। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री मॉडल पूनम सिन्हा ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। डिंपल यादव की मौजूदगी में पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। काफी दिनों से चर्चा थी कि पूनम सिन्हा को लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अभी इस पर कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने से चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। पूनम सिन्हा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ने का मकसद वो कल बताएगी। वहीं पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए पूनम सिन्हा को बधाई दी है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, और अच्छा ये है कि डिंपल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी।